इस सफर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम पहली 2 स्लाइड्स पर नजर डालें तो शुरुआत एक भौगोलिक मैप से होती है। और ये मैप बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे क्रांति की आग देवघर से उठी, फिर हजारीबाग, रांची और वहां से होते हुए पलामू और सिंहभूम तक फैल गई। मतलब दूसरी स्लाइड साफ करती है कि ये क्रांति किसी एक दिन का गुस्सा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अगर हम उस वक्त के छोटा नागपुर यानी आज के झारखंड की स्थिति देखें तो पता चलता है कि जमींदार और स्थानीय शासक अपने अधिकार छीनने से डरे हुए थे। और आम किसान भी तो भारी लगान और शोषण से एकदम परेशान हो चुका था। हाँ, और इसके साथ ही सिपाहियों में भी भेदभाव को लेकर गहरा असंतोष था। बंगाल और उत्तर भारत का प्रभाव यहाँ भी दिख रहा था। मतलब मैं तो इसे एक प्रेशर कुकर की तरह देख रही हूँ। प्रेशर कुकर? दिलचस्प है। कैसे? देखिए, जैसे अलग अलग वर्गों का गुस्सा यानी किसानों, जमींदारों और सिपाहियों का गुस्सा प्रेशर की तरह लगातार बढ़ रहा था, और लॉर्ड कैनिंग का जो शासन था वो उस कुकर की आखिरी सीटी साबित हुआ। अरे वाह, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि विद्रोह का कारण सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था। मतलब इसने समाज के हर तबके को एक कर दिया था। एकदम सही, इसने सबको एकजुट कर दिया था। और इसी प्रेशर कुकर के फटने का जो पहला पॉइंट है वो हमें तीसरी स्लाइड में मिलता है। हाँ, कहानी अब सीधे 12 जून 1857 पर आ जाती है। देवघर का रोहिणी गांव, जहां 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत कर दी। और यही झारखंड में क्रांति की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है ना? बिल्कुल। और वो विद्रोही सैनिक थे सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून, जिन्होंने अंग्रेज अधिकारी मैकडॉनल्ड को वहीं मार गिराया था। हाँ, और वहां ग्रांट और लेस्ली भी थे जो किसी तरह बच गए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ वो ज्यादा गौर करने वाली बात है। अंग्रेजों ने डर के मारे पूरी 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर ही भागलपुर शिफ्ट कर दिया। एक मिनट, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या इतनी छोटी सी बगावत से, मतलब सिर्फ 3 सिपाहियों की बगावत से, इतना डर पैदा हो गया कि पूरी फौज का हेडक्वार्टर ही शिफ्ट करना पड़ा? इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, हेडक्वार्टर शिफ्ट करना अंग्रेजों की कोई मामूली प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी। ये उनकी रणनीतिक घबराहट को दर्शाता है। मतलब वो पैनिक कर गए थे। हाँ, पैनिक। ये एक स्पष्ट संकेत था कि स्थिति उनके हाथ से निकल रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि आम जनता भी इन विद्रोहियों के साथ है। और देवघर की इस घटना ने तो जैसे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। जैसे चौथी और 5वीं स्लाइड बताती है कि कैसे इस चिंगारी ने पूरे राज्य में आग लगा दी। बिल्कुल, एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया था। 30 जुलाई को हजारीबाग में सुरेंद्रनाथ शाही के नेतृत्व में विद्रोह भड़क उठा। हाँ, और वहां कचहरी जला दी गई, कैदी छुड़ाए गए। और अंग्रेज अधिकारी सिम्पसन और ड्रेक को तो अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। बाप रे। और फिर इसी से प्रेरित होकर रामगढ़ बटालियन ने भी बगावत कर दी। जयमंगल पांडे, माधव सिंह और नादिर अली के नेतृत्व में, और उन्होंने सीधे रांची की ओर कूच किया। और फिर 2 अगस्त 1857 को रांची, जिसे तब डोरंडा छावनी कहते थे, उस पर कब्जा हो गया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और दीवान पांडे गणपत राय ने सरकारी खजाने लूट लिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे बड़ा रणनीतिक कदम था। चुटुपालू घाटी की नाकेबंदी। हाँ, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने पूरा रास्ता ही रोक दिया ताकि मेजर इंग्लिश की अंग्रेजी सेना रांची ना पहुंच सके। मतलब एक तरह से उन्होंने घाटी को ही ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। चुटुपालू घाटी की ये नाकेबंदी सिर्फ जोश में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक ऊंचे स्तर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। हालांकि स्लाइड में ये भी लिखा है कि मेजर इंग्लिश 23 सितंबर को रांची घुसने में सफल रहे थे। हाँ, वो सफल रहे, लेकिन उस नाकेबंदी ने अंग्रेजों को ये बता दिया कि स्थानीय लोग भूगोल का इस्तेमाल करना जानते हैं। पर इसके बाद कहानी एक बहुत ही भीषण और दर्दनाक मोड़ लेती है, जो 6ठी स्लाइड में दर्ज है। चतरा का महासंग्राम, 2 अक्टूबर 1857 का दिन। हाँ, जहां जयमंगल पांडे और नादिर अली की सेना का सामना मेजर इंग्लिश की ब्रिटिश सेना से हुआ, और इसमें विद्रोहियों की निर्णायक हार हुई। और अंग्रेजों की क्रूरता की हद तो तब पार हुई जब 4 अक्टूबर को चतरा के फांसियारी तालाब के पास कदम के पेड़ों पर जयमंगल पांडे और नादिर अली सहित लगभग 300 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। हाँ, एक साथ 300 लोगों को फांसी। जब 300 लोगों को एक साथ सरेआम फांसी दी गई होगी, तो क्या इस डरावने मंजर ने क्रांति को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया था? इसे ऐसे समझना होगा कि ये घटना एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर
यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा थी। अंग्रेज लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि कोई आगे से बगावत करने की हिम्मत ना करे। बिल्कुल, लेकिन इसने क्रांति को खत्म नहीं किया, बल्कि आगे की युद्धों को एक अलग दिशा दे दी, जैसा कि हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। हाँ, 7वीं, 8वीं और 9वीं स्लाइड में, जहाँ खुले युद्ध में हारने के बाद क्रांति ने अपना रूप बदल लिया और एक मास्टर टेबल के जरिए हम पलामू और सिंहभूम के संघर्ष को देख सकते हैं। पलामू में नीलांबर और पीतांबर ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने भोक्ता, खरवार और चेरो जैसी जनजातियों को मिलाकर एक मजबूत एकता बनाई। और उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का रास्ता चुना। 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर किले पर हमला किया। हाँ, और वहां चूड़ामन रॉय की पत्नी को लूटा। मैं तो इस गुरिल्ला वॉरफेयर को एक इनविजिबल आर्मी यानी एक अदृश्य सेना की तरह देखती हूँ। मतलब उन्होंने जंगल के भूगोल को ही अपना हथियार बना लिया था। बिल्कुल सही। लेकिन कमिश्नर डॉल्टन ने फिर एक बहुत विशाल अभियान चलाया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में उन दोनों वीर भाइयों को फांसी दे दी गई। और ऐसा ही कुछ सिंहभूम के कोलाहन क्षेत्र में भी हुआ है ना, जहां पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह ने चाईबासा और रामगढ़ के बागी सैनिकों को शरण दी। हाँ, और वो जंगलों से महीनों तक संघर्ष करते रहे। लेकिन अंत में कमिश्नर डॉल्टन के भारी दबाव और अपने ससुर की सलाह पर उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। मयूरभंज के राजा, जो उनके ससुर थे, उनके कहने पर, और फिर उन्हें बनारस निर्वासित कर दिया गया, हमेशा के लिए। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो राजा अर्जुन सिंह का यह किस्सा एक बहुत गहरी बात दर्शाता है। क्या? कि कैसे अंग्रेज अपनों के ही जरिए, मतलब जैसे ससुर की सलाह का इस्तेमाल करके, क्रांतिकारियों को तोड़ने की कोशिश करते थे। फूट डालो और राज करो। और ये कूटनीति सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं रही। 10वीं स्लाइड हमें अंग्रेजों की दंड और पुरस्कार नीति के बारे में बताती है, जिसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कहते हैं। जब क्रांति शांत होने लगी तो अंग्रेजों ने हिसाब किताब शुरू किया। दंड के रूप में संपत्तियां जब्त की गईं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांड्य गणपत राय और टिकैत उमराव सिंह की बड़कागढ़ जैसी संपत्तियां छीन ली गईं। और एग्जाम फोकस के हिसाब से कुछ तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, 8 जनवरी 1858 को उमराव सिंह और शेख भिखारी को चुटुपालू की टुंगरी में फांसी दी गई। और 16 अप्रैल को विश्वनाथ शाहदेव को और 21 अप्रैल को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के पास उसी कदम के पेड़ पर फांसी दी गई। ये तो था दंड, लेकिन कुछ लोगों को इनाम भी मिले। पलामू के किशन दयाल और चैनपुर के रघुबर दयाल को राय बहादुर की उपाधि मिली। और पिठोरिया के जगतपाल सिंह को क्रांतिकारियों को रोकने में मदद करने के लिए 400 रुपए प्रति माह की आजीवन पेंशन दी गई। 400 रुपए की पेंशन। हाँ, 400 रुपए आज के हिसाब से ये शायद बहुत कम लगे, पर उस दौर में अपनों से गद्दारी करने की ये कीमत तय की गई थी। ये काफी चौंकाने वाला तथ्य है। देखिए, अगर हम इसे पूरी तरह से तटस्थ होकर समझें तो साम्राज्यवाद अक्सर ऐसे ही काम करता है। वो स्थानीय लालच और आपसी भेदभाव का फायदा उठाता है। मतलब वो जानते थे कि कुछ लोग सत्ता या पैसों के लिए अपने ही लोगों का सौदा कर लेंगे। बिल्कुल, ये एक स्थापित ब्रिटिश रणनीति थी। खैर, अब हम अपनी आखिरी यानी 11वीं स्लाइड पर पहुंच गए हैं, जो इस पूरी क्रांति के ऐतिहासिक प्रभाव और निष्कर्ष पर बात करती है। ये सच है कि सैन्य रूप से 1857 की क्रांति विफल जरूर हुई। अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए। हाँ, लेकिन इस क्रांति ने एक नए युग की नींव रखती थी। इसने ब्रिटिश शासन और जमींदारी शोषण की पूरी असलियत आम जनता के सामने ला दी। और सबसे बड़ी बात, आदिवासियों में अपनी भूमि और अधिकारों के लिए एक नई चेतना आई। एकदम सही। और इसी चेतना के जो बीज थे, उन्होंने आगे चलकर सरदारी आंदोलन, जो 1858 से 95 तक चला, और बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक उलगुलान, जो 1899 से 1900 के बीच हुआ, उसका एक विशाल वट वृक्ष खड़ा कर दिया। बिल्कुल, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं इसी क्रांति से आ रही थी। तो इस पूरे गहन विश्लेषण के अंत में ये सारे तथ्य और ये पूरा सफर हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। वो क्या? देखिए, इतिहास अक्सर कहता है कि जीतने वाले ही कहानी लिखते हैं, सत्ता उन्हीं की होती है। ये तो है। पर 1857 के इन तमाम शहीदों की कहानी को देखकर लगता है कि कभी-कभी हारने वालों का बलिदान इतना बड़ा होता है कि आने वाली पीढ़ियां उसी हार को अपनी जीत की नींव बना लेती हैं। बहुत सही बात कही। कुछ के साथ